हेलो एवरीवन, मैं CA सुरेश पोद्दार, डायरेक्टर VS क्लासेज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सैलरी का रिवीजन। मतलब CMA इंटर के अंदर जो आपका पेपर नंबर 7 है डायरेक्ट टैक्स, उसका चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी, उसका हम क्विक रिवीजन आज करने जा रहे हैं। ये रिवीजन आपकी जून 2021 और दिसंबर 2021 दोनों के लिए फायदेमंद होगा। तो जो भी जून या दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो रेलेवेंट है। दूसरी बात, ये वीडियो आपके लिए तभी फायदेमंद है जब आपने पहले से एटलीस्ट एक बार इस चैप्टर को पढ़ा हुआ हो, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, फास्ट रिवीजन है तो इसमें हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे। ओवरव्यू मैं आपको दूंगा, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में आपका ये चैप्टर कवर कर दिया जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी। देखिए, सेक्शन 14 में हमने ये पढ़ा था, सेक्शन 14 में हमने ये पढ़ा था कि इनकम के 5 हेड होते हैं, ठीक है। हेड्स ऑफ इनकम 5 तरीके के होते हैं, जिनमें सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला जो हमारा हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, तो उसका हम आज रिवीजन कर रहे हैं। इसमें 3 सेक्शन कवर होते हैं, सेक्शन 15, 16 एंड 17। हर हेड का जो फर्स्ट सेक्शन है वो उसका चार्जिंग सेक्शन होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो इस हिसाब से सेक्शन 15 जो है वो सैलरी का चार्जिंग सेक्शन होगा, राइट। ओके, अब सेक्शन 15 क्या कहता है? सेक्शन 15 ये इंट्रोडक्शन देता है कि कौन सी इनकम सैलरी हेड में आएगी और कौन सी इनकम सैलरी हेड में नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट बताई गई थी वो ये कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन होना चाहिए। कोई भी इनकम सैलरी हेड में तभी आती है जब पे करने वाला एम्प्लॉयर हो और रिसीव करने वाला एम्प्लॉय हो, अदरवाइज वो इनकम सैलरी हेड में नहीं आती है, राइट। ओके, तो या हम यूं भी कह सकते हैं कि मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन होना चाहिए। दैट मींस पेमेंट करने वाला मास्टर हो और पेमेंट लेने वाला सर्वेंट हो। कई सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे पेमेंट करने वाला आपका बॉस नहीं है, आप उसको सर्विस दे रहे हैं और उसके बदले में वो आपको पेमेंट करता है, तो वो इनकम सैलरी हेड में नहीं आती है। वो या तो आपकी प्रोफेशनल फीस हो सकती है, बिजनेस रिसिप्ट हो सकती है, या अदर सोर्स की इनकम हो सकती है, राइट। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में आने के लिए इस कंडीशन का फुलफिल होना बहुत जरूरी है, राइट। आगे हम इसके कुछ एक्सेप्शन की भी बात कर रहे हैं, जैसे MLA और MP की सैलरी की हम बात करते हैं। MLA और MP को जो सैलरी मिलती है वो उनके एम्प्लॉयमेंट की वजह से उनको नहीं मिलती, बल्कि वो पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसलिए उनको सैलरी मिल रही होती है, और जो कि उनके लिए अदर सोर्स की इनकम होती है। पार्टनर की सैलरी का हमने बात किया था कि पार्टनर जो होता है वो कंपनी में जो अपनी फर्म होती है उसमें एम्प्लॉय नहीं होता, वो क्या होता है, वन फॉर ऑल ऑल फॉर वन का कंसेप्ट होता है। इसका मतलब पार्टनर मालिक भी है और पार्टनर सर्वेंट के रूप में भी काम कर रहा है, तो इसलिए उसको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप उनके बीच में नहीं है, क्योंकि वही मालिक और वही पैसा लेने वाला, तो इसलिए उनको मिलने वाली सैलरी BNP हेड में कवर होती है, यहाँ पे कवर नहीं होती है। डायरेक्टर की सैलरी की बात कर लेते हैं। देखिए, डायरेक्टर में अलग अलग डायरेक्टर होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो वो तो आ जाएंगे आपके सैलरी हेड में, क्योंकि वो तो होल टाइम ऑक्यूपेशन में होते हैं, किसमें, कंपनी के अंडर में। और जो बाकी डायरेक्टर है उनकी इनकम अदर सोर्स में कवर हो जाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे डाले हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं। फिर हमने बात की थी सरेंडर ऑफ सैलरी। सरेंडर ऑफ सैलरी का मतलब होता है समर्पण, मतलब आप सैलरी कमाते हैं पर वो सैलरी गवर्नमेंट को सरेंडर कर देते हैं। आप कहते हैं कि सर मुझे नहीं चाहिए, आप रख लो, तो वो सैलरी आपके लिए क्या हो जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है, राइट। फॉरगोइंग ऑफ सैलरी। फॉरगोइंग ऑफ सैलरी का मतलब होता है सैलरी को छोड़ देना, ठीक है। अगर आपने अपनी सैलरी को ड्यू होने से पहले ही छोड़ दिया, ठीक है, अगर आपने अपनी सैलरी को ड्यू होने से ही पहले ही छोड़ दिया है, ठीक है, तब तो वो टैक्सेबल नहीं है। बट अगर आप ड्यू होने के बाद उसको छोड़ते हैं या उसको किसी को देते हैं, तो वो सिंपली यूज ऑफ मनी है, यूज ऑफ इनकम है, जो कि आपके लिए टैक्सेबल होगा, राइट। प्लेस ऑफ अक्रूवल की बात कि इनकम कहाँ पे अक्रू हुई है, सैलरी की इनकम कहाँ पे अक्रू होती है, तो जहां पे आप सर्विस रेंडर करते हैं, वहां पे, जहां पे आप जॉब करते हैं, जहां पे आप अपनी सर्विस देते हैं, वहां पे आपकी सैलरी क्या होती है, अक्रू होती है, राइट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप
काम कर रहे हैं दुबई में, तो आपकी इनकम कहाँ अराइज हो रही है? दुबई में हो रही है। आप काम कर रहे हैं दिल्ली में, तो सैलरी कहाँ पे अराइज हो रही है? दिल्ली में हो रही है। तो जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां आपकी सैलरी अराइज हो रही है, राइट? ओके। फिर हमने बेसिस ऑफ चार्ज पढ़ा था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हमने कहा कि सैलरी में टैक्स किस बेसिस पे लगता है, तो हमने कहा ड्यू और रिसिप्ट। या तो आपकी सैलरी ड्यू हो जाए, मतलब आपने सैलरी कमा ली हो, या फिर आपको सैलरी मिल जाए, दोनों में जो भी पहले हो जाए उस दिन टैक्स लगेगा। आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि सर ड्यू होने के बाद ही तो रिसिप्ट होती है, ऐसा कब होगा कि जब रिसिप्ट पहले हो जाए ड्यू बाद में हो सकता है एडवांस सैलरी के केस में। अगर आपने एडवांस लिया है तो वो तो पहले ही मिल गया आपको ड्यू होने से पहले, तो वो मिलते ही टैक्सेबल हो जाएगा, ड्यू होने का इंतजार नहीं करना है, राइट? ओके। अब जब ड्यू होने की बात आई तो ये भी बात आ जाती है कि भैया सैलरी ड्यू कब होती है? तो जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है उनकी सैलरी महीने के आखिरी दिन ड्यू हो जाती है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरी अगले महीने की 1 तारीख को ड्यू होती है। इसी वजह से इनका जो सैलरी लेने का पैटर्न है वो भी चेंज हो जाता है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हम अप्रैल से मार्च तक की सैलरी लेते हैं प्रीवियस ईयर में, और जबकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हम मार्च से फरवरी तक की सैलरी लेते हैं, क्योंकि 1 महीना उनका अगले साल कवर हो जाता है। दैट्स व्हाई हम मार्च को अगले साल में कवर करते हैं और पुराने वाले मार्च को इस साल में कवर करते हैं, राइट? ओके। आगे आ जाइए, सैलरी ग्रेड सिस्टम बोल दीजिए या पे स्केल बोल दीजिए, बात यही एक ही बात है कि आप जब कंपनी में काम करते हैं, अगर आपको बोला गया 20,000-1,000-24,000, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी पर मंथ है, पहले आपको हर महीने इतना अमाउंट मिलेगा। ये आपका एनुअल इंक्रीमेंट है, मतलब हर साल इतना पैसा बढ़ेगा, और ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक आपकी सैलरी यहाँ पे नहीं पहुंच जाती। यहाँ पे पहुंचने के बाद जो इंक्रीमेंट का अमाउंट है वो अलग तरीके से हो जाएगा, मतलब इसके आगे जो स्केल रहेगा फिर वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, चलिए, आई होप ये बेसिक बातें जो सैलरी की थी आपके क्लियर है। तो फिर आगे बात कर लेते हैं। आगे कहा गया सैलरी इंक्लूड, सैलरी में क्या क्या चीजें शामिल है। तो सैलरी में देखें, जब आप जॉब करते हैं तो सिर्फ सैलरी नहीं मिलती आपको, बहुत सी चीजें मिलती है, जैसे सैलरी, ओवर टाइम, इंसेंटिव, बोनस, अलाउंसेस, परक्यूजिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिलती है जो आप कहां से कमा सकते हैं? अपनी जॉब से कमा सकते हैं, ठीक है? चाहे भैया आप उसको सैलरी बोलो, चाहे बोनस बोलो, चाहे फीस बोलो, चाहे अलाउंस बोलो, अगर मुझे वहां से पैसा मिल रहा है तो वो तो मेरी इनकम है, तो वो उन सबको सैलरी में ही इंक्लूड किया गया है और हमें उन सबका टैक्सेशन करना है, राइट? ओके। नीचे मैंने आपको लिख के दिया है कि सैलरी, ओवर टाइम, इंसेंटिव, ये तो आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल है ही। बोनस भी फुल्ली टैक्सेबल है, पर बोनस तभी टैक्सेबल है जब बोनस आपको मिल जाएगा, मतलब मेयर डिक्लेरेशन ऑफ बोनस इज नॉट टैक्सेबल। सिर्फ बोनस को डिक्लेयर करना आपके लिए टैक्सेबल नहीं होता, बोनस जब आपको मिलेगा तो ही आपके लिए टैक्सेबल होगा, राइट? ओके। उसके अलावा अलाउंसेस, परक्विजिट और रिटायरमेंट बेनिफिट है, इनको हम सेपरेटली ट्रीट करेंगे, इसका मतलब इनकी हम डिटेल में जानकारी लेंगे। ओके, चलिए आगे आ जाइए। कैलकुलेशन का एक फॉर्मेट बना के आपको दिया है कि बेसिक, बोनस, टैक्सेबल, परक्विजिट, टैक्सेबल अलाउंसेस, रिटायरमेंट बेनिफिट, पीएफ, जो भी आपको मिल रहा है वो सब जोड़ लीजिए, तो आपके पास ग्रॉस टोटल सैलरी आ जाएगी। सेक्शन 16 में 3 डिडक्शन आपको दी गई है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन और एक एम्प्लॉयमेंट टैक्स की डिडक्शन। ये सारी डिडक्शन अगर आप लेस कर देंगे तो आपके पास टोटल सैलरी या टैक्सेबल सैलरी निकल के आ जाएगी, राइट? ओके, आई होप यहां तक क्लियर होगा आपके। आगे एक छोटा सा पॉइंट और है कि हमारी सैलरी में कमीशन भी इंक्लूडेड होता है, और कमीशन 2 तरीके का होता है। एक फिक्स महीने का कमीशन कि आप चाहे काम कम करो चाहे काम ज्यादा करो, वो आपको उतना ही कमीशन मिलेगा, और दूसरा होता है परसेंटेज ऑफ टर्नओवर या बेस्ड ऑन टर्नओवर। अगर आपने काम ज्यादा किया, अगर आपने काम ज्यादा किया तो कमीशन ज्यादा मिलेगा, काम कम किया तो कमीशन कम मिलेगा, राइट? यस। तो ये सब पर्सन को उनके एफर्ट्स के हिसाब से मिलता है, इसमें अलग अलग क्राइटेरिया, जो टर्नओवर का क्राइटेरिया है वो रहता है, राइट? आई होप यहां तक आप सभी के सारी बातें क्लियर होगी। तो फिर आगे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहा गया है? अलाउंसेज। देखिए, अलाउंसेज और परक्विजिट में फर्क होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अलाउंसेज और परक्विजिट में फर्क होता है, ठीक है?
क्या फर्क होता है मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। अलाउंसेज मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं, मतलब आपको फिक्स पैसा मिलता है किसी न किसी तरीके के एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए, ठीक है, आपको कुछ पैसा मिलता है किसी न किसी तरीके के एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए। जबकि परक्विजिट के अंदर आपको वो फैसिलिटी मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मेडिकल के लिए पैसा मिल रहा है फिक्स, कि कम लगे या ज्यादा लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आपको उतना ही मिलेगा, तो वो आपके लिए मेडिकल अलाउंस होगा। बट अगर आपको बोला जाए कि मेडिकल ट्रीटमेंट करवा लीजिए और जो पैसा लगेगा उसका आपको रिइंबर्समेंट कर दिया जाएगा, तो वो आपके लिए मेडिकल फैसिलिटी हो जाएगी, ठीक है। या फिर बोला गया कि हमारे हॉस्पिटल में ही इलाज करवा लो, तो भी वो आपके लिए फैसिलिटी हो जाएगी, राइट। तो परक्विजिट और अलाउंस में ये बेसिक डिफरेंस रहेगा। परक्विजिट नॉन मॉनेटरी होते हैं और अलाउंसेज मॉनेटरी होते हैं, राइट। परक्विजिट में अनलिमिटेड चीजें भी होती है और अलाउंसेज में लिमिटेड अमाउंट आपको मिलता है, राइट। ओके, आगे देख लेते हैं अलाउंसेज में हमने कौन कौन से अलाउंस पढ़े थे। तो अलाउंस में हमने बोला था कि एक अलाउंस हम सेपरेटली ट्रीट करेंगे जो कि एचआरए है। सेक्शन 1013 ए में इसको पार्शियली एग्जम्प्ट किया गया है। इसकी कैलकुलेशन हमने की थी और वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। हमने कहा कि अगर रहने के लिए आपके पास घर नहीं है सिटी में, तो कंपनी आपको एचआरए देती है, हाउस रेंट अलाउंस, मतलब जो आपका किराया लगेगा उसके लिए आपको पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जो पैसा आप कंपनी से लेंगे उसमें से कुछ पैसा तो खर्च कर देंगे रेंट में, तो उसको फुल्ली टैक्सेबल नहीं किया गया, पार्शियली टैक्सेबल किया गया। और कितना अमाउंट एग्जम्प्ट होगा इसके लिए क्राइटेरिया बनाया गया। ये कौन सा क्राइटेरिया है देखिए, सबसे पहले आपको लिखना होता है कितना एचआरए मिला, दूसरा पॉइंट रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और चौथा 40% ऑफ सैलरी और 50% ऑफ सैलरी। आपको मैंने बताया हुआ है कि 50% दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के केस में लेते हैं क्योंकि वो मेट्रो सिटी है, और बाकी सारी सिटीज के केस में 40% ही लेना है, ठीक है। इन तीनों में जो भी कम होगा उतना अमाउंट आपके लिए टैक्स फ्री होगा और बैलेंस अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल होगा। ऐसी कैलकुलेशंस को याद कैसे करना है या क्या करना है वो समझिए। देखिए, ऐसी कैलकुलेशन में एक पॉइंट जो होता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव, ये हर जगह पे होगा, चाहे वो आप एचआरए पढ़ रहे हैं, चाहे ग्रेचुटी पढ़ रहे हैं, चाहे रिट्रेचमेंट पढ़ रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो आप हमेशा याद रखें, ठीक है। दूसरा, इनमें जो सैलरी वर्ड यूज किया जाता है उसका मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, तो वो सैलरी का मतलब आपको स्पेशली याद होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दो बातें आप ध्यान रख लेंगे तो बहुत हद तक आपका ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। बाकी चीजें देखो आपको याद करनी ही पड़ेगी, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, राइट। अब यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या बताया आपको, बेसिक सैलरी, डीए कंडीशनल और कमीशन। कमीशन अभी बताया था दो तरीके का मिलता है, एक फिक्स और एक परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। हमें परसेंटेज ऑफ टर्नओवर लेना है, फिक्स कमीशन यहाँ पे नहीं लेना है। कुछ लोगों का सवाल ये भी मन में आ रहा होगा कि सर डीए कंडीशनल होता है या क्या क्या होता है और क्या नहीं होता। वैसे मैंने आपको रेगुलर क्लास में बताया हुआ है, फिर बता देता हूँ। अगर डीए के सामने लिखा है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तब तो वो कंडीशनल है, और लिखा हो नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो वो अनकंडीशनल है। सर कुछ नहीं लिखा तो, अगर कुछ नहीं लिखा तो आप उसे कंडीशनल लेके चलेंगे अकॉर्डिंग टू सीएमए मॉड्यूल, राइट। चलिए, अगर आपके पास खुद का हाउस है उस सिटी में, तो जाहिर सी बात है आपका रेंट पेड जीरो होगा, और रेंट पेड जीरो होगा तो आपकी एग्जम्पशन भी जीरो होगी। ये बात ध्यान रखें, एग्जम्पशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो अगर नेगेटिव में कोई अमाउंट आ रहा है तो आपके एग्जम्पशन जीरो हो जाएगा, ओके। यहाँ पे एक बात और मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई फैक्टर चेंज होता है, जैसे ड्यूरिंग द ईयर एचआरए चेंज हो गया, रेंट चेंज हो गया या सैलरी चेंज हो गई, तो आपको फिर पीरियड वाइज अलग अलग कैलकुलेशन करनी होगी। जितने टाइम कॉमन वैल्यूज है उतने टाइम की एक कैलकुलेशन, और जितने टाइम कॉमन वैल्यू है उतने टाइम की दूसरी कैलकुलेशन, और वो ओके। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था, आई थिंक अभी ठीक है, ओके। तो अगर कोई भी फैक्टर चेंज होता है तो आपको पार्शियली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अलग अलग पीरियड के लिए, और बाद में लास्ट में उसको कंसोलिडेट करना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमने आपको लिस्ट बना के दी हुई है कि कौन से अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, कौन से फुल्ली एग्जम्प्टेड, कौन से पार्शियली टैक्सेबल है।
फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस में इंटरटेनमेंट अलाउंस, फैमिली अलाउंस, सर्वेंट, ओवरटाइम, नॉन प्रैक्टिसिंग, वार्डनशिप, टिफिन या लंच भी बोल सकते हैं हम, प्रोजेक्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सीसीए और डीएनएस अलाउंस मतलब कि डीए। ठीक है, ये सारे अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, 11 अलाउंस है आपके लिए। ओके, जिनके नाम आपको याद करने हैं। अब आगे जाइए फुल्ली एग्जेम्प्टेड की बात। फुल्ली एग्जेम्प्टेड में 7 अलाउंस हमारे पास है, दिल्ली, कन्वेंस, हेल्पर, एकेडमिक, ट्रेवलिंग, यूनिफॉर्म और रिसर्च अलाउंस। ठीक है, ये सारे अलाउंस क्योंकि ऑफिस पर्पज के लिए होते हैं, इसलिए सारे अलाउंस टैक्स फ्री होते हैं, राइट। ठीक है, अच्छा, इनके टैक्स फ्री होने की कंडीशन भी बताई हुई है मैंने आपको कि ये टैक्स फ्री तभी है जब इनका अमाउंट आपने खर्च कर दिया हो। अगर आपने इसमें से कोई अमाउंट सेव कर लिया है, बचा लिया है, तो फिर ये आपके लिए टैक्स फ्री नहीं होंगे। जितना अमाउंट आप सेव कर लेंगे उतना अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम पार्शियली टैक्सेबल अलाउंसेस की, जिसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चाइल्ड। ठीक है, हॉस्टल अलाउंस 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चाइल्ड्स। ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 पर मंथ तक टैक्स फ्री है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये इंपॉर्टेंट बनता है तो इसको ध्यान से देख लेना। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अगर आप एक सिंपल पर्सन है, मतलब बिल्कुल स्वस्थ है, तो आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल है, और अगर हैंडीकैप्ड है तो 3200 पर मंथ के लिए टैक्स फ्री है और बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस, देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने के लिए, जबकि ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस जो होता है वो उन लोगों को मिलता है जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज में काम करते हैं, तो उनके लिए अलाउंस 70% के बराबर या 10,000 पर मंथ, दोनों में जो भी कम हो उतना अमाउंट टैक्स फ्री होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट और लास्ट वन, अंडरग्राउंड अलाउंस, जो कि 800 रुपए पर मंथ तक टैक्स फ्री है। इसको माइंस अलाउंस भी कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, राइट। देखिए अलाउंसेस बहुत सारे हैं, आइसलैंड अलाउंस है, हिली एरिया अलाउंस है, पर हमारे लिए सारे अलाउंस याद कर पाना मुश्किल है, तो मैंने यहाँ पे वो अलाउंसेस दिए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और सारे क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चंस में यही आते हैं। ओके, चलिए आगे बोला गया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए सारे अलाउंस ही एग्जम्प्ट है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए सारे अलाउंसेज ही एग्जम्प्ट है। कौन है सर ऐसे लोग? यूएनओ के मेंबर, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर जो है, जो एम्प्लॉय हैं वो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो इंडिया से बाहर अपनी सर्विस दे रहे हैं वो, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो, उनके लिए सारे अलाउंसेज टोटली टैक्स फ्री किए गए हैं, राइट। तो ये हमारे अलाउंसेस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कॉल या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं परक्विजिट की। देखिए परक्विजिट का मतलब होता है फैसिलिटी। ठीक है, आपको कोई चीज प्रोवाइड करवाई जा रही है, ठीक है, इनको फ्रिंज बेनिफिट भी बोलते हैं वैसे, तो आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है, ठीक है, और वो फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत नॉमिनल अमाउंट आपको दी जा रही है, तो जाहिर सी बात आपको बेनिफिट हो रहा है। वो बेनिफिट कितना है इसकी हमें मॉनेटरी वैल्यू निकालनी होती है, क्योंकि इनकम में जोड़ने के लिए तो वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसे हम कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट, उसे हम कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट, राइट। ओके, इन्हें भी 3 कैटेगरी में डाला गया है। ऐसे परक्विजिट जो सभी के लिए टैक्सेबल है, ऐसे परक्विजिट जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है, और ऐसे परक्विजिट जो कुछ हद तक टैक्स फ्री है और कुछ हद तक टैक्सेबल है। टैक्स फ्री परक्विजिट फॉर ऑल एम्प्लॉय लिखा है, बट इनमें कुछ कंडीशंस होती हैं। ये देखो आगे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कंडीशन, सब्जेक्ट टू कंडीशन, ठीक है। तो आप ऐसा ना मानिए कि ये कंप्लीटली टैक्स फ्री है, ये कुछ हद तक टैक्सेबल है और कुछ हद तक टैक्स फ्री। आगे हम इन सब की डिटेल में बात करने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ आप एक बात समझ लीजिए, और वो है ये वाली बात, कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉय हैं जो तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होते हैं, और उनके लिए कौन कौन सी परक्विजिट टैक्सेबल है। तो सबसे पहले डेफिनेशन में आए तो हम कहें कंपनी के डायरेक्टर कंपनी के स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होते हैं। जो कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड है वो कंपनी के स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होते हैं। अब आप कहेंगे सब सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड कौन होता है? तो जिसके पास 20% या उससे ज्यादा वोटिंग राइट हो, या 20% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर्स हो, ठीक है, वो कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड होते हैं और उन्हें स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोला गया है। तीसरे वो पर्सन जिनकी मॉनेटरी इनकम 50,000 से ज्यादा हो। क्या ये 50,000 मंथली है? नहीं, ये 50,000 पूरे साल का है, ठीक है। ओके, तो अब अगर आप इन तीनों में से किसी कैटेगरी में है तो आपको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोला जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होने से
कि गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी की जो फैसिलिटी है, वॉचमैन गार्डनर सर्वेंट की फैसिलिटी है, और मोटर कार और एजुकेशन की फैसिलिटी है, ये सिर्फ आपके लिए ही टैक्सेबल हो जाएगी क्योंकि आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। एक नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए ये सारी फैसिलिटी टैक्सेबल नहीं है। ओके, तो स्पेसिफाइड के लिए सारी टैक्सेबल है और नॉन स्पेसिफाइड के लिए इनको छोड़ के सारी टैक्सेबल है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, राइट। चलिए अब हम वन बाय वन एक एक फैसिलिटी का एग्जामिनेशन या डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। वैसे मैंने आपको सारी चीजें पढ़ाई हुई है, यहाँ पे हम रिवाइज कर रहे हैं। देखिए टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा, पहले आप वैल्यू निकालेंगे, फिर उसमें से कोई अमाउंट अगर एम्प्लॉयर ने आपसे चार्ज किया है तो वो कम कर देंगे, तो जो बचेगा वो अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल है। फॉर एग्जांपल आपको एम्प्लॉयर ने ऐसी कोई फैसिलिटी दी जिससे आपको 20,000 का फायदा हो रहा है, तो वैल्यू पर क्रेडिट 20,000 रुपए। पर एम्प्लॉयर कहता है कि मैं फ्री में नहीं दूंगा ये फैसिलिटी, आप मैं इसके बदले में 4,000 रुपए आपसे चार्ज करूंगा। तो अब हमें फायदा 20,000 का नहीं हो रहा, अब हमें फायदा कितना हो रहा है, 16,000 का हो रहा है, क्योंकि 4,000 तो उन्होंने हमसे ले ली, समझ गए। तो इसलिए पहले हम वैल्यू ऑफ परक्विजिट निकालेंगे और उसमें जो भी अमाउंट हमसे चार्ज किया गया है वो हम लेस करेंगे। ओके, सबसे पहली फैसिलिटी आपको दी जा रही है रेंट फ्री अकोमोडेशन। ये बड़ी ही बड़ी, जिसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस बनते हैं। मैंने आपको इसका एक चार्ट बनवाया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इस पर चार्ट बन। क्लास में मैं इसका बहुत बड़ा एक चार्ट बनवाता हूँ जिसमें हम फर्निश्ड हाउस और अनफर्निश्ड हाउस की बातें करते हैं। मैं ओरली एक बार वो बता देता हूँ क्योंकि चार्ट अभी अपने पास यहाँ पे नहीं है। हमने ये कहा था कि हाउस फर्निश्ड है या अनफर्निश्ड, पहले आपको ये देखना पड़ेगा। पहले आपको अनफर्निश्ड की कैलकुलेशन करनी है। अनफर्निश्ड की कैलकुलेशन करने के लिए आप ये देखेंगे कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप हैं तो उसमें आप ये देखेंगे कि घर जो है, आपको घर मिला है या होटल में आपको स्टे करवाया गया है। अगर आपको घर में स्टे करवाया गया है तो घर ओनर का है या किराए का है। अगर घर का ओनर एम्प्लॉयर है तो पॉपुलेशन के हिसाब से टैक्सेबिलिटी होती है। 10 लाख तक की पॉपुलेशन के लिए 7.5% ऑफ सैलरी के बराबर टैक्सेबिलिटी होगी, मतलब उतनी इनकम मानी जाएगी। और अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा पर 25 लाख तक है तो 10% ऑफ सैलरी के बराबर वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगा। और अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो इन दैट केस 15% ऑफ सैलरी के बराबर कैलकुलेशन होगी, राइट। ओके, अगर हाउस रेंटेड है तो जितना रेंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट होगा, या फिर 15% ऑफ सैलरी, दोनों में जो भी कम होगा उसको हम वैल्यू ऑफ परक्विजिट के नाम पे लेंगे, ठीक है। अगर आपको होटल में स्टे करवाया गया है तो 15 दिन के लिए होटल में स्टे टैक्स फ्री किया गया है और उसके बाद टैक्सेबल किया गया है। ओके, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा। अगर आप उस हाउस में रहते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन है तो जो लाइसेंस फीस होती है, जो रेंट एज पर गवर्नमेंट होता है, वो आपके लिए वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट हो जाएगा। और अगर गवर्नमेंट ने कोई मकान किराए पे लेके आपको दिया है तो जितना किराए का पेमेंट गवर्नमेंट कर रही है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। सैलरी का मतलब यहाँ पे जरूरी है जानना, तो सैलरी का मतलब डीए, सैलरी, डीए, टैक्सेबल अलाउंस, मॉनेटरी बेनिफिट, ये सारे इंक्लूड होते हैं। परक्विजिट, रिटायरमेंट बेनिफिट और पीएफ ये इंक्लूड नहीं होते, राइट। ओके, अगर आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन पूरे साल ना मिलके कुछ पीरियड के लिए मिला है तो आप कैलकुलेशन भी उस पीरियड की ही करेंगे, राइट। उतने ही पीरियड की सैलरी लेंगे, उतने पीरियड की कैलकुलेशन करेंगे। फिर में इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो बनता है केस नंबर 5। वो कहता है अगर आपके पास ट्रांसफर के केस में एक ही समय में एक से ज्यादा हाउस हो जाते हैं, जब ट्रांसफर होता है तो एक पुरानी सिटी में एक नई सिटी में आपको घर मिल जाता है, तो अगर आपके पास 2 घर यहाँ पे हो गए हैं तो उन 2 घर में से पहले 90 दिन के लिए तो एक घर टैक्सेबल होगा और 90 दिन के बाद में दोनों घर टैक्सेबल हो जाएंगे, ठीक है। आपको याद होगा मैंने इसका एक चार्ट बना के आपको इसकी क्वेश्चन में कैलकुलेशन करवाई थी, ओके, ठीक है। अगर रिमोट एरिया पे आपको फैसिलिटी दी गई है, रिमोट एरिया में आपको आरएफई दिया गया है तो वो आपके लिए एग्जाम होता है, राइट। दूसरी फैसिलिटी में आ जाइए, मॉनेटरी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। ऐसा कोई पेमेंट जो बेसिकली आपको करना था, आपकी लीगल लायबिलिटी थी पर आपके बिहाफ पे एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, तो वो आपके लिए टैक्सेबल है, कितना, जितना अमाउंट एम्प्लॉयर ने पे किया है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम
ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉय आपके LIC को पे करता है तो जाहिर सी बात है आपके पर्सनल पेमेंट को एम्प्लॉयर कर रहा है और वो आपके लिए एडिशनल फायदा है। तो जितना पेमेंट एम्प्लॉयर करेगा उतना अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर एम्प्लॉयर ने ESI में या किसी ऐसी स्कीम में जमा करवाया है इंश्योरेंस आपका, तो वो आपके लिए एग्जम्प्ट होता है, वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। राइट, चलिए नेक्स्ट हमने बात की थी बेटा इंटरेस्ट फ्री लोन। इंटरेस्ट फ्री लोन में हमने कहा था कि एम्प्लॉयर अगर आपको सस्ता लोन दे देता है, मतलब कि कम ब्याज पे लोन दे देता है या बिना ब्याज के लोन दे देता है, तो वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। कितना? जितना ब्याज आपने सेव कर लिया, जितना इंटरेस्ट आपने सेव कर लिया, जो इंटरेस्ट आपको बैंक को देना पड़ता अगर आप लोन बैंक से लेते थे। ओके, तो अगर आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया है तो उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए मैंने आपको बताया था जितना लोन आपने लिया है, जो रेट SBI की चल रही है, ध्यान रहे SBI की रेट लेते हैं हम, जो रेट SBI की चल रही है, और वो भी कब? फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर बोल सकते हैं वैसे, तो 1 अप्रैल को जो रेट रहती है उस रेट के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है हमें कि हमने कितना इंटरेस्ट सेव किया है। राइट, अगर हमसे कोई अमाउंट चार्ज किया गया है, मान लीजिए 9% SBI की रेट है, 3% हमसे चार्ज किया गया है, तो 6% का हमें बेनिफिट हो रहा है। तो लोन जितना है वो मल्टीप्लाई बाय 6% और जितने टाइम हमने लोन को यूज किया है, इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर लें। राइट, 20,000 तक का लोन मिला है आपको तो वो टैक्स फ्री आपके लिए, कोई छोटे मोटे लोन पे टैक्सेबिलिटी नहीं की गई है। अगर किसी स्पेसिफाइड बीमारी में जो कि रूल 3 में लिखी हुई है उसके लिए लोन लिया है तो वो भी आपके लिए टैक्सेबल नहीं है। राइट, फैमिली मेंबर मतलब आप जो लोन लेते हैं, आप या आपकी फैमिली ले सकते हैं, तो उसमें ये लोग इंक्लूड है, स्पाउस है, बच्चे हैं, बच्चों की वाइफ है, पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर्स हैं, सर्वेंट है। तो ये अगर लोगों ने लोन लिया है आपके बिहाफ पे, मतलब आपके नाम क्योंकि जॉब आप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके बिहाफ पे इनको मिलेगा, तो वो सबके लिए यही ट्रीटमेंट रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो इसमें है वो ये है, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने की आखिरी तारीख को जो क्लोजिंग मंथली बैलेंस होगा उस पर कैलकुलेशन की जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाइए यूज ऑफ मूवेबल असेट। अगर आपको मूवेबल असेट मिली है एम्प्लॉयर की तरफ से यूज में लेने के लिए तो जाहिर सी बात आपको फायदा हो रहा है, क्योंकि फ्री में कोई भी चीज अपने को मिले फायदा होता ही है। और वो असेट कंप्यूटर लैपटॉप है तो हम आपका कोई फायदा नहीं मान रहे, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कंप्यूटर लैपटॉप तो एम्प्लॉय को ऑफिस के काम के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो उस केस में कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। इसके अलावा कोई असेट अगर आपको यूज करने के लिए दी गई है तो वो असेट या तो कंपनी की खुद की होगी या किराए की होगी। अगर कंपनी की खुद की है तो 10% ऑफ कॉस्ट आपका फायदा मान लिया जाएगा, क्योंकि आप पूरे साल उसको जब यूज करेंगे तो एटलीस्ट 10% आप उसका बेनिफिट उठा लेंगे, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, और ये रेट फिक्स है, मैं नहीं बता रहा, लोग कहता है। राइट, और अगर एम्प्लॉयर ने रेंट पे लेके आपको कोई मूवेबल असेट दी है तो उसके लिए जितना रेंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है वही आपका फायदा हो जाएगा। ठीक है, और जो अमाउंट आपसे चार्ज किया गया होगा वो आप लेस कर देंगे। ये कॉमन पॉइंट है तो ये बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एक बार आप ध्यान रखो, किसी भी परक्विजिट में अगर कोई अमाउंट आपसे चार्ज किया गया है तो वो आप लेस कर देंगे। नेक्स्ट आ जाइए ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट। ऊपर वाले केस में आपको मूवेबल असेट यूज करने के लिए दी जा रही थी और अभी आपको मूवेबल असेट रखने के लिए परमानेंट दी जा रही है। ओके, ठीक है, अगर आपको असेट फ्री में दे दी जाती है तो जितने की असेट है उतना टोटली फायदा हो जाता है। बताइए, अगर आपको असेट फ्री में दे दी जाती है तो जितने की असेट है टोटली फायदा हो जाता है। बट अगर असेट आपको यूज करके दी जाती है, नई असेट नहीं है, ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूं, न्यू असेट फ्री में मिलती है तो कॉस्ट का फायदा है। राइट, पर अगर ओल्ड असेट मिलती है, मतलब यूज्ड असेट मिलती है और फ्री में मिलती है, तो ओरिजिनल कॉस्ट जितनी थी और उसमें से डेप्रिसिएशन हम कम कर देंगे तो हमारा बेनिफिट निकल के आ जाएगा। अब कंप्यूटर के केस में 50% डेप्रिसिएशन है, कार के केस में 20% डेप्रिसिएशन है और बाकी सारी एसेट के केस में 10% डेप्रिसिएशन है। ध्यान रहे यहाँ पे WDV है और ये अदर कोई एसेट है उस केस में एसएलएम बेसिस पे लगाना है। मतलब जाहिर सी बात है, अगर आज आपको कोई एसेट एम्प्लॉयर की तरफ से मिल रही है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आज की आप उसकी वैल्यू निकाल लीजिए तो आपका फायदा हो जाएगा कि इतने की चीज मुझे फ्री में मिल रही है। तो आज की वैल्यू निकालने के लिए ये सारा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, ओके,
और अगर वो फ्री में नहीं मिलती, उसके लिए कुछ अमाउंट चार्ज किया जाता है, तो आज की वैल्यू में से वो अमाउंट कम कर दीजिए, जो बचेगा वो आपका एडिशनल बेनिफिट आ जाएगा। आगे बोला गया टूर एंड ट्रेवल फैसिलिटी। अगर आप कहीं पे घूमने जा रहे हैं तो उस केस में क्या टैक्सेबिलिटी होगी? अगर वो फैसिलिटी इंप्लॉयर मेंटेन करता है, इंप्लॉयर मेंटेन करने का मतलब आप एमएमटी में काम करते हैं, मेक माई ट्रिप में, और कंपनी आपको कहती है कि आप 2 दिन 3 रात का पैकेज ले लीजिए, घूम के आ जाइए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको कितना फायदा होगा? जितना अमाउंट दूसरी एजेंसी आपसे चार्ज करती, अगर वही पैकेज आप दूसरी एजेंसी से लेते तो। अगर आपको ऑफिशियल टूर पे भेजा गया है तो कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। ऑफिशियल टूर फैमिली के साथ है तो आप तो ऑफिशियल टूर पे हो, और फैमिली पर्सनल टूर पे है तो फैमिली के ऊपर जो खर्चा होगा वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप ऑफिस टूर के लिए गए थे और 2 दिन एक्स्ट्रा रुक गए, 3 दिन एक्स्ट्रा रुक गए, किस लिए? पर्सनल वेकेशन के लिए, तो जितना खर्चा वेकेशन के पीरियड पे होगा उतना आपका एडिशनल बेनिफिट है और वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, एलटीसी अलग है, ये वाली फैसिलिटी अलग है। आगे बात कर लेते हैं गिफ्ट की। अगर आपको एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिला है और गिफ्ट कैश में है तो ये फुली टैक्सेबल है, और गिफ्ट अगर काइंड में है तो पहले आप उसकी क्या निकालेंगे? एफएमवी, क्योंकि एफएमवी से ही तो पता चलेगा कि हमें गिफ्ट कितना मिला है, और वो गिफ्ट 5,000 तक टैक्स फ्री है और बैलेंस अमाउंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं हम फूड एंड बेवरेज की। अगर आपको ऑफिस की तरफ से फूड और बेवरेज मिल रहा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? देखिए, ऑफिस में अगर चाय पानी मिलता है, चाय नाश्ता मिलता है ऑफिस आवर्स में, तो वो तो आपके लिए टैक्स फ्री है। अगर ऑफिस में आपको खाना मिलता है और साथ ही साथ नॉन एल्कोहलिक बेवरेज, ध्यान रहे एल्कोहलिक नहीं, नॉन एल्कोहलिक बेवरेज होने चाहिए, ठीक है, तो रिमोट एरिया में तो वो सर्विस टैक्स फ्री है, और बाकी एरिया में वो सर्विस 50 रुपए पर मील तक टैक्स फ्री है और उससे ऊपर टैक्सेबल है। मतलब आपको जो डाइट मिल रही है, मान लीजिए 50-80 रुपए पर डाइट मिल रही है, तो 50 रुपए पर डाइट टैक्स फ्री हो जाएगा और 30 रुपए पर डाइट टैक्सेबल हो जाएगा। राइट, ओके। ये सारी बातें ऑफिस आवर्स की चल रही है। अगर आपको ऑफिस आवर्स के अलावा कोई खाना मिल रहा है, फूड फैसिलिटी मिल रही है, तो वो आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल है। जितना पेमेंट एम्प्लॉयर करेगा उतना आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट हमने बात की थी क्लब फैसिलिटी की, जिसमें हमने कहा था कि अगर आप क्लब में ऑफिशियल यूज के लिए जा रहे हैं और कंपनी उसका पैसा बियर कर रही है तो आपके लिए कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपको एडिशनल कोई बेनिफिट नहीं है। बट अगर आप क्लब में पर्सनल जा रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए जा रहे हैं, और फिर भी एम्प्लॉयर पेमेंट करता है, तो जितना पेमेंट एम्प्लॉयर करेगा उतना आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी की। मैंने आपको बताया था कि बड़े एम्प्लॉय जो होते हैं वो बार बार कंपनी से पैसे नहीं लेते अलग अलग यूज के लिए, कंपनी उनको अपना क्रेडिट कार्ड देके रखती है, तो उस कार्ड क्रेडिट कार्ड से वो जहां भी जाते हैं वहां की फ्लाइट्स, होटल, खाना पीना सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अगर उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ऑफिस के लिए किया गया है तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, बट अगर पर्सनल यूज के लिए किया गया है तो जितना अमाउंट एम्प्लॉयर ने पे किया आपके पर्सनल यूज के लिए उतना अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सुपरएन्यूएशन फंड। अगर एम्प्लॉयर आपके सुपरएन्यूएशन फंड में कोई पैसा लगाता है तो 1,50,000 तक तो वो टैक्स फ्री है और बैलेंस अमाउंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एम्प्लॉयर ने 1,80,000 रुपए 1,80,000 रुपए आपके लिए लगाए हैं, कहाँ पे? सुपरएन्यूएशन फंड में, तो उसमें से 1,50 टैक्स फ्री होगा और 30,000 क्या होगा? टैक्सेबल होगा। राइट, नेक्स्ट जो प्रोसीजर आ रहा है दैट इज ईएसओपी, या उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स भी हम कह सकते हैं। कंपनी अपने एम्प्लॉय को कम रेट पे, ठीक है, कंपनी अपने एम्प्लॉय को कम रेट पे शेयर ऑफर करती है कि भैया हम नए शेयर इश्यू कर रहे हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं, हम आपको कम रेट पे देने को तैयार हैं। यस, तो वहां पे भी एम्प्लॉय को एडिशनल बेनिफिट हो रहा है और वो एडिशनल बेनिफिट भी एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा। ठीक है, कितना होगा? आप मार्केट वैल्यू लेंगे उस शेयर की जो आपको मिल रहा है, और उसमें से ऑफर प्राइस, मतलब जितने में शेयर मिल रहा है वो कम कर देंगे तो टैक्सेबल वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, क्या बताया था? कि ये मार्केट वैल्यू कब की लेनी है? तो ये तब की लेनी है जब हमने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया हो। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी मार्केट वैल्यू देगा, जिस दिन ऑप्शन मिला उस दिन की, जिस दिन अप्लाई किया उस दिन की, जिस दिन अलॉटमेंट हुआ उस दिन की, पर आपको कौन सी डेट लेनी है? जिस दिन आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया उस दिन की। ओके, नेक्स्ट आ जाइए मोटर कार फैसिलिटी। मोटर कार फैसिलिटी भी बड़ी फैसिलिटी होती है, इसके लिए भी मैंने आपको एक चार्ट बनवाया हुआ है।
मोटर कार फैसिलिटी के अंदर कंपनी आपको कार देती है, साथ ही साथ हो सकता है ड्राइवर भी दें और उस कार में लगने वाले खर्चों का पेमेंट भी करें। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं कि गाड़ी कंपनी की है या आपकी है, खर्चा कंपनी का है या आपका है। यस, ओके। तो उसके लिए मैंने आपको पूरा एक चार्ट बनवाया हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा समराइज करवा देता हूं। देखिए, अगर गाड़ी कंपनी की है, अगर गाड़ी कंपनी की है, अगर कार एम्प्लॉयर की है और काम भी कंपनी का है, ठीक है, गाड़ी कंपनी की है, काम भी कंपनी का है, ठीक है, और खर्चे भी कंपनी कर रही है, तो उस केस में हमें कभी भी कोई भी बेनिफिट नहीं होता और हम उसे नील वैल्यू पे ट्रीट करेंगे। मतलब काम अगर ऑफिस का हो रहा है टोटली, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए टैक्सेबल होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो एक पॉइंट तो आप ये याद रख लीजिए कि गाड़ी अगर ऑफिस यूज में आ रही है तो आपके लिए कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। अब आ जाइए, गाड़ी पर्सनल यूज में आ रही है। पर्सनल यूज में अगर गाड़ी आ रही है और गाड़ी कंपनी की है, तो इसका मतलब हमें गाड़ी का फायदा हो रहा है। खर्चे कंपनी के, इसका मतलब हमें खर्चे का भी फायदा हो रहा है। ओके, तो अगर गाड़ी कंपनी की है तो 10% ऑफ कॉस्ट ले लीजिए, चाहे गाड़ी छोटी हो चाहे बड़ी हो, ठीक है। और खर्चा कंपनी का है तो जितना कंपनी खर्चा कर रही है वो भी हमारा बेनिफिट हो गया। तो आप हमेशा ऐसे लेके चले कि मुझे क्या क्या फायदा हो रहा है। गाड़ी कंपनी की है तो मुझे गाड़ी का फायदा हो रहा है, खर्चा भी कंपनी का है तो मुझे दोनों का फायदा हो रहा है। सिर्फ गाड़ी कंपनी की तो सिर्फ गाड़ी का फायदा हो रहा है, और सिर्फ खर्चा कंपनी का तो सिर्फ खर्चे का फायदा हो रहा है। तो ठीक है, आप तो लेके चले, दोनों को पकड़ लीजिए ना एक साथ, ठीक है। गाड़ी है तो सिर्फ गाड़ी का जोड़ लीजिए, खर्चा है तो सिर्फ खर्चे का जोड़ लीजिए, और दोनों का जोड़ लीजिए। तो पर्सनल यूज की जब बात करेंगे तो ही, पर्सनल यूज की जब हम बात करेंगे ना तो ही वो उसमें कवर होगा, अदरवाइज टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। गाड़ी अगर पर्सनल यूज में आ रही है तभी तो परक्यूजिट है ना, वरना कोई परक्यूजिट नहीं है, राइट। ओके, अब बात इसमें एक स्पेशल पॉइंट ये आ जाता है कि सर गाड़ी दोनों यूज में आ रही है, कुछ पर्सनल चल रही है कुछ ऑफिशियल चल रही है, तो क्या होगा। तो देखिए, अगर गाड़ी पर्सनल या ऑफिशियल दोनों में चल रही है तो इसके दो सॉल्यूशन मैंने आपको बताए थे। या तो आप इस चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करते हो कि कितनी पर्सनल कितनी ऑफिशियल, जिसको हम बोलते हैं लॉग मेंटेन। अगर आप लॉग मेंटेन करते हैं तो जितनी पर्सनल है वो तो टैक्सेबल है और जितनी ऑफिशियल है वो टैक्स फ्री है। बट अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं करते तो फिर इस बात का तो कैसे प्रूफ होगा कि कितनी पर्सनल और कितनी ऑफिशियल। तो इन दैट केस क्या बोला गया, इन दैट केस ये बोला गया कि हम एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं जितना आपके लिए टैक्सेबल इनकम होगा, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज का तो आपको कुछ पता ही नहीं है। तो परसेंटेज इररिलेवेंट होता है अगर लोग मेंटेन नहीं है तो, चाहे 10% ऑफिस हो चाहे 90% पर्सनल हो, चाहे 90% ऑफिस हो 10% पर्सनल हो, सेम ट्रीटमेंट होगा अगर लोग मेंटेन नहीं है तो, ठीक है। इस केस में बोला गया अगर गाड़ी कंपनी की है, ठीक है, गाड़ी कंपनी की है और खर्चा भी कंपनी का है, तो छोटी गाड़ी के केस में 1800 रुपए पर मंथ आपकी इनकम मानी जाएगी और बड़ी गाड़ी के केस में 2400 रुपए पर मंथ आपकी इनकम मानी जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको शोफर भी दिया गया है, मतलब ड्राइवर भी दिया गया है, तो 900 रुपए पर मंथ की और आपकी इनकम ट्रीट कर ली जाएगी फॉर दैट ड्राइवर, राइट। अगर कंपनी ने सिर्फ आपको गाड़ी दी है, खर्चा नहीं दिया है, तो इन दैट केस बोथ यूज की मैं बात कर रहा हूं, बोथ यूज में सिर्फ गाड़ी दी है खर्चा नहीं दिया है, खर्चा आपका खुद का है, तो 600 रुपए छोटी गाड़ी के लिए और 900 रुपए पर मंथ बड़ी गाड़ी के लिए। ड्राइवर है तो 900 रुपए और जोड़ देंगे हम दोनों ही केसेस में, ठीक है। अगर सिर्फ एक्सपेंसेस कंपनी ने दिए हैं, गाड़ी आपकी खुद की है और बोथ यूज में आ रही है, तो इन दैट केस टोटल जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं आप वो लेंगे और उसमें से ऑफिशियल एक्सपेंसेस कम कर देंगे तो पर्सनल एक्सपेंसेस बच जाएंगे, ठीक है। और ऑफिशियल एक्सपेंसेस कितने हैं, वही छोटी गाड़ी के केस में 1800 रुपए पर मंथ को ऑफिशियल मानना है और बड़ी गाड़ी के केस में 2400 रुपए पर मंथ को ऑफिशियल मानना है। ड्राइवर है तो 900 रुपए ऑफिशियल आप और मान लेंगे, ठीक है। इसका मैंने आपको पूरा एक चार्ट बनवाया हुआ है, ठीक है। अगर वो चार्ट आपके सामने है और आप मेरी बात सुन रहे हैं तो वो डेफिनेटली सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा, ओके। आगे लिखा है कि कार फैसिलिटी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती है वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होती है, ठीक है। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के लिए जो फैसिलिटी आपको मिलती है वो भी टोटली टैक्स फ्री होती है। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक गाड़ी को आप ज्यादा से ज्यादा बोथ यूज में ले सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा गाड़ियां हैं और आप कहते हैं कि सारी गाड़ियां, ठीक है, आप कहते हैं मेरे पास दो या दो से ज्यादा गाड़ियां हैं और सारी गाड़ियां बोथ यूज में आ रही हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप एक ही गाड़ी को बोथ यूज ट्रीट कर सकते हैं, बाकी सारी गाड़ियों को आपको पर्सनल मानना पड़ेगा, ओके, ठीक है।
अब आपकी चॉइस है, आप कौन सी गाड़ी को पर्सनल मानते हैं, कौन सी ऑफिशियल मानते हैं, ये आपको राइट। नेक्स्ट फैसिलिटी हम बात कर रहे हैं स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, सर्वेंट, कुक भी होता है इसमें, ये सारी फैसिलिटी। तो साइड सी बात है, अगर आपके घर पे कोई सर्वेंट, गार्डनर ऐसा कोई दिया गया है जिसका पेमेंट, जिसकी सैलरी कंपनी कर रही है, तो आपके लिए टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, जितना उसको पेमेंट किया जा रहा है। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, वो आपके लिए टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि ये जो परक्विजिट है ये सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए ही टैक्सेबल होता है। आगे देखिए, वो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी मिल रही है, ठीक है, तो उसमें दो सिचुएशन बनती है। या तो आपका एम्प्लॉयर ही उस चीज को बनाता है, फॉर एग्जांपल आप इंडियन ऑयल में काम करते हैं, ठीक है, और वही आपको क्या करते हैं, यूटिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप JVVNL में काम करते हैं और वही आपको बिजली प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इन दैट केस उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो आपके लिए फायदा हो जाएगी, क्योंकि उनकी कॉस्ट आपका फायदा, ठीक है। और अगर वो बाहर से परचेज करके आपको दे रहे हैं, वो खुद नहीं बनाते, वो आपको परचेज करके दे रहे हैं, तो जितना अमाउंट आपकी वजह से उनको पे करना पड़ रहा है वो आपका फायदा हो जाएगा। मैंने आपको JVVNL का एक एग्जाम्पल भी क्लास में इसका करवाया हुआ, आई होप आपको याद होगा। एक बार बता दीजिए, यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या? ठीक है, आगे आ जाइए। एजुकेशन फैसिलिटी। एजुकेशन फैसिलिटी में भी हमने बात की थी कि ये भी सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। अगर स्कूल किसका है, एम्प्लॉयर का खुद का है, तो इन दैट केस जितनी सिमिलर इंस्टीट्यूट की फीस होती है उतना आपका फायदा होता है। बट क्योंकि एजुकेशन एक बेसिक फैसिलिटी है, बेसिक नेसेसिटी है, हम ऐसा बोल सकते हैं, तो आपको एक बोला गया कि 1000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड के लिए एजुकेशन टैक्स फ्री है, अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल। मतलब आपका बच्चा एम्प्लॉयर के स्कूल में पढ़ रहा है और वैसे दूसरे स्कूल में उसकी फीस थी 800 रुपए पर मंथ, तो इन दैट केस वो आपके लिए 800 रुपए पर मंथ फायदा तो हुआ, पर वो फायदा टैक्स फ्री। अगर 800 की जगह ये फीस होती 1200 रुपए पर मंथ, तो आपको 1200 पर मंथ का फायदा होता और पूरे 1200 रुपए टैक्सेबल भी होते, क्योंकि 1000 रुपए की रिडक्शन है, बट अगर क्रॉस करेगा तो कंप्लीटली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, आप अपने बच्चे को किसी और स्कूल में पढ़ा रहे हैं, एम्प्लॉयर के स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, क्यों? क्योंकि आपकी जो जॉब पोस्टिंग है वो किसी ऐसी जगह है कि वहां से वो दूर पड़ता है और आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दैट मींस आप अदर स्कूल में पढ़ा रहे हैं ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, नौकरी की वजह से आपको दूसरे स्कूल में पढ़वाना पड़ रहा है बच्चे को, तो इन दैट केस सेम ट्रीटमेंट रहेगा जो हमने यहाँ पढ़ा। और बाकी ऐसा कोई भी केस हुआ, उस केस में जितना एम्प्लॉयर पे कर रहा है आपकी वजह से, उतना आपका बेनिफिट मान लिया जाएगा। बोलिए, यहां तक क्लियर है? ठीक है, दो फैसिलिटी हमारी और बाकी है, और देख लेते हैं। लीव टेबल कंसेशन, जिसको हम LTA या LTC बोलते हैं, लीव टेबल असिस्टेंस या लीव टेबल कंसेशन, राइट। हमने आपको इसमें बताया था, मैंने आपको, कि अगर एम्प्लॉई या उसकी फैमिली इंडिया में कहीं घूमने जाते हैं तो उसमें जो ट्रेवलिंग का एक्सपेंसेस होता है वो कंपनी उनको बेयर करके देती है, और उस एक्सपेंसेस में से कुछ पार्ट उनके लिए एग्जम्प्ट होता है। अब वो कितना एग्जम्प्ट होता है वो यहाँ हम देख रहे हैं। अगर जर्नी एयर से हुई है तो इकोनॉमिक क्लास फेयर के बराबर, और वो भी शॉर्टेस्ट रूट। शॉर्टेस्ट रूट का मतलब आप हो सकता है वाया वाया जाए, कहीं घूमते हुए जाएंगे, पर हम तो डेस्टिनेशन से, ओरिजिन से लेकर डेस्टिनेशन तक का जो शॉर्टेस्ट रूट होगा उसका जो इकोनॉमिक क्लास फेयर होगा उतने के बराबर अमाउंट तो टैक्स फ्री कर देंगे और बैलेंस अमाउंट को टैक्सेबल कर देंगे। अगर आपने जर्नी रेल से की है तो फर्स्ट AC फेयर के बराबर एग्जम्प्ट कर देंगे। अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल किया है तो फर्स्ट AC जो डिलक्स बसें होती हैं उनके किराए के बराबर आपको टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, बाकी टैक्सेबल कर देंगे। और अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, तो आपको पर्सनल गाड़ी से या किसी और व्हीकल से जाना पड़ा, तो इन दैट केस फर्स्ट AC रेलवे के बराबर, फर्स्ट AC रेलवे के बराबर जो किराया बनता है उतना अमाउंट आपका टैक्स फ्री हो जाएगा और बैलेंस अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये जो एग्जम्पशन आपको दी गई है ये 4 साल के ब्लॉक में मिलती है आपको, और वो भी 2 बार। ठीक है, ये ब्लॉक इनकम टैक्स के हिसाब से चलता है, अभी चल रहा है 2018 से 2021, और वो भी कैलेंडर ईयर्स, मतलब जनवरी टू दिसंबर। ठीक है, ये एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय चेंज नहीं होता है, ये ब्लॉक हमेशा फिक्स रहता है, इनकम टैक्स के हिसाब से चलता है, अभी चल रहा है 18 से 21। एक 4 साल के ब्लॉक में 2 बार आप ये एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने एग्जम्पशन क्लेम नहीं की, या तो एक क्लेम नहीं की या दोनों ही क्लेम नहीं की,
तो आप एक एलटीसी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले ब्लॉक के अंदर। ठीक है, मतलब अगला जो ब्लॉक आएगा 2022 से लेके 2025 का, उसमें आप एक एलटीसी को कैरी फॉरवर्ड यहाँ से कर सकते हैं। और जो एलटीसी आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो अगले ब्लॉक के पहले साल में यूटिलाइज हो जानी चाहिए, मतलब कि 2022 में यूटिलाइज हो जानी चाहिए, अदरवाइज वो लैप्स हो जाए। ओके, यहाँ पे जो एग्जेम्पशन दी गई है सिर्फ ट्रेवलिंग के खर्चे के लिए दिया गया है, क्योंकि आपको नाम में ही बोल दिया लीव ट्रेवल कंसेशन, राइट। तो सिर्फ ट्रेवलिंग की एग्जेम्पशन दी गई है, होटल और फूड की कोई एग्जेम्पशन आपको नहीं दी गई है। ओके, चलिए लास्ट फैसिलिटी हमारी है मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी में क्या बोला गया कि या तो आप ट्रीटमेंट कराएंगे इंडिया में या ट्रीटमेंट कराएंगे इंडिया से बाहर। अगर आप इंडिया में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और वो ऐसे हॉस्पिटल में करवा रहे हैं जो कि एम्प्लॉयर का ही है, एम्प्लॉयर ही उसको चलाता है, तो आपके लिए कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं तो भी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, और स्पेसिफाइड बीमारी का इलाज कराते हैं तो भी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। इनके अलावा अगर आप कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, किसी पर्सनल क्लिनिक में करवा रहे हैं या किसी नॉर्मल बीमारी के लिए करवा रहे हैं, तो वो आपके लिए टैक्सेबल होगा, वो आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल होगा, राइट। ओके, अच्छा, अगर एम्प्लॉयर ने आपका मेडिकल इंश्योरेंस करवाया तो भी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। तो कुल मिला के आप इतना याद रख सकते हैं कि अगर इंडिया में मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, इंडिया में मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, तो वो सिर्फ तभी टैक्सेबल होगी जब आपने एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में इलाज ना कराया हो, गवर्नमेंट में ना कराया हो, स्पेसिफिक बीमारी का इलाज ना कराया हो, उसके अलावा ही कोई ना कोई इलाज करवाया हो, तो जितना भी अमाउंट आपको एम्प्लॉयर को आपकी वजह से पे करना पड़ रहा है, उतना अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, आगे हमने बात की कि इंडिया के बाहर अगर ट्रीटमेंट करवाया तो मैंने आपको बताया था कि जब हम इंडिया के बाहर ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं किसी बड़ी बीमारी का, तो 3 तरीके के एक्सपेंसेस हमारे होते हैं। पहला एक्सपेंसेस होता है हमारा मेडिकल का, एक होता है स्टे का, और एक होता है ट्रेवलिंग का। ठीक है, सबसे पहले हम स्टे की बात करेंगे कि स्टे में जितना अमाउंट आपका खर्च होता है एक्चुअल, उसमें से आरबीआई जितना अमाउंट प्रिस्क्राइब करती है, क्योंकि आरबीआई एक रीजनेबल अमाउंट बताती है अपनी तरफ से, उतना अमाउंट आपके लिए टैक्स फ्री होता है और बैलेंस अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल होगा। मतलब जितना आपने खर्चा किया वो और जितना आरबीआई ने लिमिट में अलाउ किया वो, दोनों में जो अमाउंट डिफरेंस रहेगा वो आपके लिए टैक्सेबल रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट में भी सेम चीज है, जितना अमाउंट आपने खर्च किया वो और जितना अमाउंट आरबीआई ने बताया, दोनों का बैलेंस ले लीजिए और जो बैलेंस होगा वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, ध्यान रहे स्टे में एक पेशेंट और प्लस एक अटेंडेंट ही अलाउड है। ठीक है, एक से ज्यादा अटेंडेंट अलाउड नहीं है। ट्रेवलिंग के खर्चों में हमने कहा था कि आरबीआई की जो लिमिट होती है ट्रेवलिंग के खर्चों में वो इररिलेवेंट होती है। क्यों? क्योंकि आरबीआई की लिमिट कैसे फिक्स होगी? ट्रेवलिंग का खर्चा तो रोटेट होता है, मतलब हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में फ्लाइट की टिकट का रेट कम ज्यादा होता रहता है। तो इस केस में आरबीआई की लिमिट आपको नहीं देखनी है, आपको ये देखना है कि अगर आपकी जीटीआई 2 लाख रुपए से क्रॉस नहीं करती, 2 लाख तक है, तब तो ट्रेवलिंग के खर्चे आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल है, और अदरवाइज ट्रेवलिंग के खर्चे आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। यहाँ तक आप रिवाइज कर लें। मैं फिर कह दूं बेटा, ये वीडियो उन्हीं के लिए रिलेवेंट है जिन्होंने एक बार टैक्स पढ़ रखा हो। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में इतना ही। सैलरी के सेकंड पार्ट के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, और हो सका तो उसमें हम हाउस प्रॉपर्टी को भी कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।